नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 24 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आपके प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कैश कोर्स चलाया जा रहा है और आपको ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत 27 अप्रैल से होने वाली है और प्रतिदिन सुबह 10 बजे से हमारे YouTube चैनल पर इस लाइव क्लास को प्रसारित किया जाएगा, जहां पर हम महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस निःशुल्क कैश कोर्स का लाभ उठा सकते हैं और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस लाइव क्लास के बारे में जानकारी मिलता रहे। तो ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत 27 अप्रैल से होने वाली है और प्रतिदिन सुबह 10 बजे से यह लाइव क्लास प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स के रूप में प्रमुख चर्चित स्थल के ऊपर चर्चा किया जाएगा और हर शनिवार दोपहर 3 बजे से इस लाइव क्लास का आयोजन किया जाएगा और आप सभी इसका भी लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज सबसे पहले हम अक्षय ऊर्जा की क्षमता को लेकर के जो न्यूज आया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। चीन और सोलोमन द्वीप के द्वारा जो सुरक्षा समझौता किया गया है उस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ब्लू स्टगलस स्टार्स क्या होते हैं, इसको आधार बना करके जो न्यूज आया है हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खुफिया प्रमुखों की बैठक होने वाली है, इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है हाउ क्विकली कैन इंडिया मूव अवे फ्रॉम कोल। और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण और समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे ये मांग की गई कि तमिलनाडु में जो बिजली पैदा करने वाली इकाइयां हैं उनको कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आपको ध्यान में रखना है कि सप्ताह के शुरुआत में भारत में 100 से भी अधिक ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक का अभाव हो गया है। 50 से अधिक ऐसे संयंत्र हैं जहां पर कोयले का जो स्टॉक है वह 10% से भी कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया है। वहां पर बिजली की कटौती की जा रही है और इस कारण से भारत में बिजली की जो आवश्यकता है, जो जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जो अक्षय ऊर्जा की क्षमता है उस पर बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि क्या भारत में जो ऊर्जा का डिमांड है हम उसे अक्षय ऊर्जा से पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोयले की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी भी हमारा देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भर है और हमारे देश में जितने भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 55% कोयला संयंत्रों से उत्पन्न किया जाता है। अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की बात करें तो वहां पर भी ये कहा गया है कि भारत में ऊर्जा का उपयोग सन 2000 के बाद से दुगना हो गया है और अभी भी यहां पर जो मांग बढ़ी है उसका 80% कोयला, तेल और ठोस बायोमास द्वारा पूरा किया जा रहा है। आप इसे फिगर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर यह बताया गया है कि सन 2000 से लेकर के 2019 तक भारत में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। सन 2000 से लेकर के 2019 के बीच में भारत का जो जीडीपी है वह किस रेट से बढ़ा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सन 2000 में हमारा जो जीडीपी था वह 1 ट्रिलियन के आसपास था, लेकिन 2019 में हमारा जीडीपी 3 ट्रिलियन के आसपास है। यानी कि हमारे देश में ऊर्जा की जो मांग है वह बेतहाशा बढ़ी है और यहां पर ऊर्जा का जो डिमांड बढ़ा है उसे हम कोयला, गैस और ऑयल से चलने वाले जो संयंत्र हैं उनसे पूरा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा यहां पर किया गया है। तो कहने का ऐसा ये है कि हमारे देश में जिस तरीके से ऊर्जा की मांग बढ़ी है उसे पूरा करने में
कोयले से चलने वाले जो संयंत्र हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर आईईए का ये भी कहना है कि कोविड-19 के बावजूद भारत में जो ऊर्जा की मांग है वह 2040 तक प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ेगी और इसे पूरा करने में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगर हम भारत में ऊर्जा के खपत पैटर्न की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कोयला आधारित जो संयंत्र होते हैं उनको बनाने में जो पूंजी लागत है वो भी जल विद्युत और परमाणु संयंत्रों की तुलना में काफी कम है और इसीलिए जो भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कोयला आधारित संयंत्रों को बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो निजी क्षेत्र के द्वारा ऊर्जा सेक्टर में निवेश किया जा रहा है वहां पर भी कोयला आधारित संयंत्रों को बनाया जा रहा है, यानी कि हमारे देश में अभी भी जो कोयला आधारित संयंत्र हैं उनको बनाने का काम लगातार जारी है। हालांकि हमारे देश के द्वारा अक्षय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के जो चिंताएं हैं उसको देखते हुए कोयला आधारित संयंत्रों की भी हमें जरूरत है। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भारत का लक्ष्य है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा, यह पूरा होता नहीं दिख रहा। अगर हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भारत के द्वारा यह कहा गया है कि 2029-30 तक भारत में सकल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी उस वित्तीय वर्ष तक 40% होने की उम्मीद है। यानी कि 2029-30 तक भारत में जितना भी ऊर्जा का उत्पादन होगा उसमें से लगभग 40% अक्षय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। और यह बात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया है। अगर हम अभी के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार 28 फरवरी 2022 तक हमारे देश में कुल 152.90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा से 50.78 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 40.13 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10.63 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.84 गीगावाट और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से 46.52 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यहाँ पर सरकारी आंकड़ों में यही बताया गया है कि 2020-21 में भारत में कुल 1381 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया है, जिसमें से अगर हम अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की हिस्सेदारी की बात करें तो वह लगभग 297 बिलियन यूनिट है, जो कि कुल उत्पादन का 21.5% है। यानी कि अगर हम 2020-21 की बात करें तो ऊर्जा के कुल उत्पादन में जो अक्षय ऊर्जा का हिस्सेदारी है वह लगभग 21.5% के बराबर है, जबकि हमारा जो 2029-30 का लक्ष्य है वह 40% का है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस रफ्तार से भारत के द्वारा अक्षय ऊर्जा को स्थापित किया जा रहा है उससे यह लक्ष्य पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर आईईए के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अगले 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा में वृद्धि तो जरूर होगा, लेकिन बिजली की मांग में वृद्धि को देखते हुए जिस रेट से हम अक्षय ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं वह लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्याप्त नहीं होगा। इसी न्यूज में चुनौतियों को लेकर के भी चर्चा किया गया है और यहाँ पर यह कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि सौर और पवन ऊर्जा एक परिवर्तनशील संसाधन है। कहने का आशय ये है कि जब हमें सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, जैसे गर्मी के दिनों में शाम के वक्त में ये देखा जाता है कि ऊर्जा की खपत बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो दिन के समय में हमें सौर ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मिलती है, जबकि शाम के समय में जब ऊर्जा की खपत बढ़ती है उस समय सौर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो हमारे जो समुद्री इलाके हैं वहां पर पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन जब हम देश के भीतरी इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां पर पवन ऊर्जा के लिए जो कंडीशन है वो नहीं मिल पाते हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारे देश के हर हिस्से में हम अक्षय ऊर्जा को एक समान स्थापित नहीं कर सकते और इसीलिए जो हमारी बढ़ती हुई जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कोयले पर आधारित संयंत्रों पर निर्भर होना पड़ रहा है और इसीलिए निकट भविष्य में यह आशा कम ही है कि भारत में कोयले से चलने वाले जो बिजली संयंत्र हैं उनकी संख्या में कमी आए। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है, उसके कारण हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और अपनी ऊर्जा के जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें न चाहते हुए भी कोयले से चलने वाले संयंत्रों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हालांकि हमारे देश में अक्षय ऊर्जा का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन जिस रेट से डिमांड बढ़ रहा है उस रेट से अक्षय ऊर्जा हम स्थापित नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है चाइना सिक्योरिटी पैक्ट और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि चीन की सरकार के द्वारा यह कहा गया है 19 अप्रैल को कि उसने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के कारण ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सप्ताह के शुरू में अपने शीर्ष अधिकारियों की एक टीम को सोलोमन द्वीप भेजा और अभी के टाइम में यह जो समझौता हुआ है चीन और सोलोमन द्वीप के बीच में, वह चीन और अमेरिका के बीच में एक नए विवाद का केंद्र बना हुआ है। अगर हम सोलोमन आइलैंड की बात करें तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये रहा सोलोमन आइलैंड। अगर हम इस आइलैंड के पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो इसका पॉपुलेशन लगभग 6,87,000 है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 24.5 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इस समझौते की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह समझौता क्या है, इनमें किन बातों का जिक्र है उसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जो बातें लीक हुई हैं उससे यह पता चलता है कि इस समझौते में 7 लेखों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से जो पहला लेख है उसमें यह कहा गया है कि सोलोमन द्वीप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीन से सशस्त्र पुलिस और सैन्य कर्मियों को अपने यहाँ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करने के लिए, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए, मानवीय सहायता के लिए, आपदा प्रतिक्रिया के लिए या फिर अन्य कार्यों पर सहायता प्रदान करने के लिए सोलोमन द्वीप भेजने का अनुरोध कर सकता है। यानी कि अगर सोलोमन द्वीप चाहे तो चीन के सैनिक उस द्वीप में जा सकते हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि चीन भी अपनी जरूरतों के अनुसार सोलोमन द्वीप के सहमति से अपने जहाजों को इस द्वीप पर भेज सकता है, रसद आपूर्ति कर सकता है, सोलोमन द्वीप समूह में रुक सकता है, घूम सकता है और इसके साथ साथ चीन सोलोमन द्वीप में काम कर रहे चीनी कर्मियों और प्रमुख परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। और यहाँ पर इसी बात को लेकर के ऑस्ट्रेलिया और यूएसए चिंतित है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर चीन इस समझौते के माध्यम से एक अस्थायी सैनिक अड्डा बनाना चाहता है और इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने गहरी चिंता यहाँ पर जताई है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के एकदम पास है और ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध सही नहीं हैं और अगर चीन यहाँ पर अपना एक सैन्य अड्डा बना लेता है तो यह ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा होगा और इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चिंता व्यक्त की है। आपको ध्यान में रखना है कि 22 अप्रैल को यूएस के द्वारा इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को सोलोमन द्वीप भेजा, जहां पर इस प्रतिनिधिमंडल का मुलाकात वहां के प्रधानमंत्री से हुआ और यहां पर सोलोमन द्वीप के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये कहा कि यह समझौता सिर्फ घरेलू सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, लेकिन अमेरिका का यह कहना था कि यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है और यदि इस समझौते के तहत चीन सोलोमन आइलैंड में अपना एक सैन्य अड्डा बनाएगा तो अमेरिका इसका सपोर्ट नहीं करेगा और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अपनी प्रतिक्रिया भी देगा। यानी कि अमेरिका के द्वारा सोलोमन द्वीप के अधिकारियों को यह साफ साफ कहा गया है
कि वे क्षेत्रीय स्थिरता को देखते हुए चीन को यहां पर सैन्य अड्डा स्थापित नहीं करने दें। हालांकि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि समझौते में किसी भी सैन्य अड्डे का जिक्र नहीं किया गया है। अगर हम विदेशी धरती में चीन के द्वारा अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने का जो उसका महत्वाकांक्षा है उसका बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 2017 में सबसे पहले चीन के द्वारा हिंद महासागर में चीनी जहाजों की सेवा के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा शुरू किया गया था। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यह है गल्फ ऑफ अदेन और ये रहा जिबूती, और यहीं पर चीन के द्वारा अपना एक फैसिलिटी स्थापित किया गया है जो इस क्षेत्र से गुजरने वाले चीनी जहाजों को सुरक्षा प्रदान करता है, स्टोरेज फैसिलिटी प्रदान करता है, रिपेयर फैसिलिटी प्रदान करता है। आपको ध्यान रखना है कि जिबूती में यूएस का ड्रोन बेस भी मौजूद है और उसी के साथ साथ यूएस के 4000 से ज्यादा सैनिक इस आइलैंड पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रांस का भी मिलिट्री बेस है जहाँ पर 1700 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और जापान के द्वारा भी यहाँ पर अपना एक बेस स्थापित किया गया है। तो इस एरिया के इंपॉर्टेंस को देखते हुए अमेरिका, फ्रांस, जापान इन तीनों के द्वारा यहाँ पर अपने बेस बनाए गए थे, लेकिन चीन के द्वारा भी अब यहाँ पर अपना एक बेस स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके बाद से ही चीन लगातार ये प्रयास करता रहा है कि वह दुनिया के अन्य हिस्सों में अपने बेस को स्थापित करे या फिर अपने सैनिकों का कुछ ना कुछ प्रेजेंस वहां पर स्थापित करे। और इसी क्रम में चीन के द्वारा पाकिस्तान में कराची बंदरगाह, थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर तक पहुंचने के लिए कंबोडिया के साथ और यहां तक कि अटलांटिक में पैर जमाने के लिए उसने गिनी के साथ भी इसी तरीके के समझौते किए हैं। यहां पर इस न्यूज में यह बताने का प्रयास किया गया है कि भले ही सोलोमन द्वीप में चीन का कोई भी सैनिक बेस ना बने, लेकिन यह समझौता यह बतलाता है कि चीन विदेशों में अपनी सेना को तैनात करना चाहता है। आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में जो स्थितियां बदली हैं उसको देखते हुए चीन के द्वारा चीन अफगानिस्तान सीमा के पास ताजिकिस्तान में एक बेस में पहले ही अपने कुछ सैनिकों को स्थापित कर दिया गया है और पिछले साल ही चीन ने अपनी एक सुरक्षा टीम को दसू जल विद्युत परियोजना जो कि पाकिस्तान में है और वहां पर जो विस्फोट हुआ था उसकी जांच करने के लिए पाकिस्तान भेजा था, जिसमें 9 चीनी श्रमिकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संयुक्त गश्त भी करना शुरू कर दिया है। यानी कि यहाँ पर चीन की जो महत्वाकांक्षा है कि वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेना के बेस को स्थापित करे, वह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसी के चलते चीन लगातार सोलोमन द्वीप जैसे अनेक द्वीपों के साथ इस तरह के सुरक्षा समझौता कर रहा है, जो कि अमेरिका, भारत और अन्य देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है वाई आर ब्लू स्ट्रगलर स्टार्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म, और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 3 विज्ञान और तकनीक से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे चर्चा की गई है ब्लू स्ट्रगलर तारों के विषय में। अगर हम तारों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि तारों में जो हाइड्रोजन होता है वह हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और जब हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है तो तारों का जो कोर है वह सघन हो जाता है, जबकि उसकी जो बाहरी परतें हैं वह लगातार विस्तार होती रहती हैं, जिसके कारण वह जो तारा है रेड जायंट यानी कि एक लाल विशाल तारे में बदल जाता है। और इस चरण के बाद जब इसका ईंधन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तब यह तारा सिकुड़ने लगता है और जो तारा है वह एक छोटा और ठंडा तारा बन जाता है और उसके जीवन के अंत समय में हम उसे व्हाइट डॉर्फ यानी कि सफेद बौना तारा कहते हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया है वह सामान्य तारों के जीवन की प्रक्रिया है, लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के चरण में जब उनसे आकार में विस्तार और ठंडा होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वे ठीक इससे विपरीत करते हैं।
वे चमकीले, गर्म और नीले रंग के हो जाते हैं। और यहाँ पर चूंकि वे विकास में अपने साथियों से पीछे हैं, इसलिए इन गर्म नीले रंग के तारों को ब्लू स्ट्रगलर्स कहा जाता है। अगर हम ब्लू स्ट्रगलर्स तारों की बात करें तो ब्लू स्ट्रगलर्स खुले या गोलाकार समूहों में सितारों का एक ऐसा वर्ग है जो अलग दिखाई देता है, क्योंकि वे बाकी सितारों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े और नीले रंग के होते हैं। ब्लू स्ट्रगलर्स का पहला व्यापक विश्लेषण करते हुए भारतीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि उनके द्वारा देखे गए जितने भी नमूने हैं इन तारों के, उसमें से 54% से अधिक ब्लू स्ट्रगलर्स एक करीबी द्विध्रुवीय साथी तारों से बड़े पैमाने पर द्रव्यमान स्थानांतरण के माध्यम से बनते हैं और 30% ब्लू स्ट्रगलर्स दो तारों के आपसी टकराव के माध्यम से बनते हैं और शेष 10 से 16% ब्लू स्ट्रगलर्स दो से अधिक सितारों की परस्पर क्रिया के माध्यम से बनते हैं। तो इसको लेकर के अभी खोज जारी है, लेकिन भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा ब्लू स्ट्रगलर्स तारों को लेकर के अपनी खोज को सामने रखा गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है डोभाल टू लीड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स दिल्ली मीट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी प्रमुखों की सम्मेलन होने वाली है और यहाँ पर भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है अजीत डोभाल, वे इस सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी प्रमुखों का सम्मेलन बुलाया गया है वह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की तरह ही है और जिस तरीके से सिंगापुर के द्वारा सांग्रीला संवाद किया जाता है उसी के तर्ज पर भारत ने भी इस तरह के प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। और इस सम्मेलन में कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा देशों के खुफिया और सुरक्षा संगठनों के प्रमुख भाग लेने वाले हैं, यानी कि भारत के द्वारा एक प्रमुख सम्मेलन यहाँ पर बुलाने को लेकर के पहल की गई है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यह जो सम्मेलन है वह विदेश मंत्रालय के भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर प्रमुख सम्मेलन यानी कि रायसीना वार्ता के ठीक पहले हो रहा है और इसीलिए यह जो सम्मेलन है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से स्थितियां बदली हैं, उसको देखते हुए खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों का यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ठीक इस सम्मेलन के बाद रायसीना वार्ता शुरू की जाएगी और आपको ध्यान में रखना है कि रायसीना वार्ता भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बार रायसीना डायलॉग साल 2016 में आयोजित किया गया था और उसके बाद से लगातार भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस चर्चा में पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसको लेकर के चर्चा किया जाता है, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के आसपास जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है उसको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 2 सम्मेलन एक के बाद एक होने वाले हैं वह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सोलोमन द्वीप के साथ सौदा चीन और यूएस के बीच नवीनतम संघर्ष का कारण क्यों बन गया है, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं उसका चर्चा करना होगा कि जो चीन और सोलोमन द्वीप के बीच में समझौता हुआ है वह किस तरीके से चीन की जो महत्वाकांक्षा है कि वह अपनी सेना को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्थापित करे उसको दर्शाता है। और सोलोमन द्वीप का जो स्थिति है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास है, उसके कारण भी ऑस्ट्रेलिया और यूएस चिंतित हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अगर सोलोमन द्वीप में चीन के द्वारा अपना बेस बना लिया गया तो वह ऑस्ट्रेलिया
और यूएस दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इन सभी बातों का जिक्र करते हुए आपको अपना उत्तर यहां पर लिखना होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिजली की मांग बढ़ने के कारण क्या भारत अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? विश्लेषण करें। तो यहां पर जो डेटा मैंने आपको दिए हैं कि भारत में कितना अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होता है, आईईए का जो रिपोर्ट है आप उसका भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जिस तरीके से भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए यह भारत का मजबूरी है कि वह कोयला संयंत्रों का उपयोग करे। और इस कारण से जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत कुल ऊर्जा का 40% अक्षय ऊर्जा से उत्पादित करेगा, वह लक्ष्य शायद भारत पूरा न कर पाए। तो जो भी डेटा मैंने आपको यहां पर दिए हैं आप उसका यहां पर उपयोग करें और अपनी बात को रखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।